हिंदी की गलियों में आप सुन रहे हैं गुनाहों का देवता। आज आप इसका सुनेंगे भाग 5। बर्टी की मुस्कुराहट पर उसकी नसें थरथरा उठी थी। नहीं, मैंने तो नहीं देखा था, चंदर ने कहा। जाने कौन ये फूल चुराता है। अगर मुझे एक बार मिल जाए तो मैं उसका खून ऐसे पी लूं। उसने हाथ की उंगली काटते हुए कहा और उठकर लड़खड़ाता हुआ चल दिया। वातावरण इतना भारी हो गया था कि फिर पम्मी और कपूर ने कोई बातें नहीं की। पम्मी ने चुपचाप टाइप करना शुरू किया और कपूर चुपचाप बर्टी की बातें सोचता रहा। घंटा भर बाद टाइपराइटर खामोश हुआ तो कपूर ने कहा, पम्मी, मैंने जितने लोग देखे हैं उनमें शायद बर्टी सबसे विचित्र है और शायद सबसे दयनीय। पम्मी खामोश रही, फिर उसी लापरवाही से अंगड़ाई लेते हुए बोली, मुझे बर्टी की बातों पर जरा भी दया नहीं आती। मैं उसको दिलासा देती हूँ क्योंकि वह मेरा भाई है और बच्चे की तरह नासमझ और लाचार है। कपूर चौंक गया। वह पम्मी की ओर आश्चर्य से चुपचाप देखता रहा, कुछ बोला नहीं। क्यों, तुम्हें ताज्जुब क्यों होता है? पम्मी ने कुछ मुस्कुराकर कहा। लेकिन मैं सच कहती हूँ। वह बहुत गंभीर हो गई। मुझे जरा तरस नहीं आता इस पागलपन पर। कुछ क्षण चुप रही, फिर जैसे बहुत ही तेजी से बोली, तुम जानते हो उसके फूल कौन चुराता है? मैं उसके फूल तोड़कर फेंक देती हूँ। मुझे शादी से नफरत है। शादी के बाद होने वाली आपसे धोखाबाजी से नफरत है और उस धोखाबाजी के बाद इस झूठ मूठ की यादगार और बेईमानी के पागलपन से नफरत है। और ये गुलाब के फूल एक क्यों मूल्यवान है? इसीलिए ना कि उसके साथ बर्टी की जिंदगी की इतनी बड़ी ट्रेजेडी गुथी हुई है। अगर एक फूल के खूबसूरत होने के लिए आदमी की जिंदगी में इतनी बड़ी ट्रेजेडी आना जरूरी है, तो लानत है उस फूल की खूबसूरती पर। मैं उससे नफरत करती हूँ। इसीलिए मैं किताबों से नफरत करती हूँ। एक कहानी लिखने के लिए कितनी कहानियों की ट्रेजेडी बर्दाश्त करनी होती है। पम्मी चुप हो गई। उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। थोड़ी देर बाद उसका तैस उतर गया और वह अपने आवेश पर खुद शर्मा गई। उठकर वह कपूर के पास गई और उसके कंधों पर हाथ रखकर बोली, बर्टी से मत कहना। अच्छा। कपूर ने सिर हिलाकर स्वीकृति दी और कागज समेट कर खड़ा हुआ। पम्मी ने उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे अपनी ओर घुमाकर कहा, देखो, पिछले 4 साल से मैं अकेली थी और किसी दोस्त का इंतजार कर रही थी। तुम आए और दोस्त बन गए, तो अब अक्सर आना है। अच्छा, कपूर ने गंभीरता से कहा। डॉक्टर शुक्ला से मेरा अभिवादन कहना। कभी यहाँ जरूर आए। आप कभी चलिए वहां, उनकी लड़की है, आप उससे मिलकर खुश होंगी। पम्मी उसके साथ फाटक तक पहुंचाने चली तो देखा कि बर्टी एक चमेली के झाड़ की टहनियां हटा हटाकर कुछ ढूंढ रहा था। पम्मी को देखकर पूछा उसने, तुम्हें याद है, वह चमेली के झाड़ में तो नहीं छिपी थी? कपूर ने पता नहीं क्यों जल्दी जल्दी पम्मी को अभिवादन किया और चल दिया। उसे बर्टी को देखकर डर लगता था। सुधा का कॉलेज बड़ा एकांत और खूबसूरत जगह बना हुआ था। दोनों ओर ऊंची ऊंची मेड़ और बीच में से कंकड़ की एक खूबसूरत घुमावदार सड़क। दाईं ओर चने और गेहूं के खेत, बेर और सहतूत के झाड़ और बाईं ओर ऊंचे ऊंचे टीले, ताड़ के लंबे लंबे पेड़। शहर से काफी बाहर देहात का सा नजारा था और इतना शांत वातावरण लगता था कि यहाँ कोई उथल पुथल, कोई शोरगुल है ही नहीं। जगह इतनी हरी भरी कि दर्जों के कमरों के पीछे ही महुआ चूता था और लंबी लंबी घास की दोपहरिया की नीली फूलों की जंगली लतरें उलझी हुई थी। और इस वातावरण ने अगर किसी पर सबसे ज्यादा प्रभाव डाला था तो वह थी गेसू। शहर के एक मशहूर रईस साबिर हुसैन काजमी की वह सबसे बड़ी लड़की थी। उसकी माँ, जिन्हें उसके पिता अदन से ब्याह कर लाए थे, शहर की मशहूर शायरा थी। हालांकि उनका दीवान छपकर मशहूर हो चुका था, मगर वह किसी भी बाहरी आदमी से कभी नहीं मिलती जुलती थी। उनकी सारी दुनिया अपने पति और अपने बच्चे तक सीमित थी। उन्हें शायराना नाम रखने का बहुत शौक था। अपनी दोनों लड़कियों का नाम उन्होंने गेसू और फूल रखा था और अपने छोटे बच्चे का नाम हसरत।
हाँ, अपने पतिदेव साबिर साहब के हुक्के से वह बेहद चिढ़ती थी और उनका नाम उन्होंने रखा था अतिश मियाँ। घास, फूल, लतर और शायरी का शौक गेसू ने अपनी माँ से विरासत में पाया था। किस्मत से उसका कॉलेज भी ऐसा मिला था जिसमें दर्जों की खिड़कियों से आम की शाखें झांका करती थी। इसीलिए हमेशा जब कभी मौका मिलता था, क्लास से भागकर गेसू घास पर लेटकर सपने देखने की आदी हो गई थी। क्लास के इस महाभिनिष्क्रमण और उसके बाद लतरों की छांव में जाकर ध्यान योग की साधना में उसकी एकमात्र साथिन थी सुधा। आम की घनी छांव में हरी भरी धूप में दोनों सिर के नीचे हाथ रखकर लेट रहती और दुनिया भर की बातें करती। बातों में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी किस तरह की बातें करती थी, वह वही साझा कर सकता है जिसने कभी दो अभिन्न सहेलियों को एकांत वार्ता सुनी हो। दोनों अपने अपने मन की बातें एक दूसरे को बता डालती थी और जितना भावुक, प्यारा, अनजान और सुकुमार दोनों का मन था, उतनी ही भावुक और सुकुमार दोनों की बातें। हाँ, भावुक सुकुमार दोनों ही थी, लेकिन दोनों में एक अंतर था। गेसु शायर होते हुए भी इस दुनिया की थी और सुधा शायर न होते हुए भी कल्पना लोक की थी। गेसु अगर झाड़ियों से कुछ फूल चुनती तो उन्हें सूंघती, उन्हें अपनी चोटी में सजाती और उन पर चंद शेर कहने के बाद भी उन्हें माला में पिरोकर अपनी कलाई में लपेट लेती। सुधा लतरों के बीच में सिर रखकर लेट जाती और निर्निमेष पलकों से फूलों को देखती रहती और आंखों में न जाने क्या पीकर उन्हें उन्हीं की डाली पर फूलता हुआ छोड़ देती। गेसु हर चीज का उचित इस्तेमाल करना जानती थी। किसी भी चीज को पसंद करने पर प्यार करने के बाद अब उसका क्या उपयोग है, क्रियात्मक यथार्थ जीवन में उसका क्या स्थान है, यह गेसु खूब समझती थी। लेकिन सुधा किसी भी फूल के जादू में बच जाना चाहती थी, उसी की कल्पना में डूब जाना जानती थी, लेकिन उसके बाद सुधा को कुछ नहीं मालूम था। गेसु की कल्पना और भाव सूक्ष्मता शायरी में व्यक्त हो जाती थी, अतः उसकी जिंदगी में काफी व्यवहारिकता और यथार्थ था। लेकिन सुधा जो शायरी लिख नहीं सकती थी, अपने स्वभाव और गठन में खुद ही एक मासूम शायरी बन गई थी। वह भी पिछले 2 सालों में तो सचमुच ही इतनी गंभीर, सुकुमार और भावनामयी बन गई थी कि लगता था कि सूर के गीतों से उसके व्यक्तित्व के रेशे बुन गए हैं। लड़कियां गेसु और सुधा के इस स्वभाव और उनकी अभिन्नता के वाकिफ थीं और इसीलिए जब आज सुधा की मोटर आकर साइबान में रुकी और उसमें से सुधा और गेसु हाथ में फाइल लिए उतरी, तो कामनी ने हंसकर प्रभा से कहा, लो, चंदा सूरज की जोड़ी आ गई। सुधा ने सुन लिया, मुस्कुराकर गेसु की ओर फिर कामनी और प्रभा की ओर देखकर हंसती। सुधा बहुत कम बोलती थी, लेकिन उसकी हंसी ने उसे खुशमिजाज साबित कर रखा था और वह सभी की प्यारी थी। प्रभा ने आकर सुधा के गले में बांह डालकर कहा, गेसु बानो, थोड़ी देर के लिए मधु रानी को हमें दे दो, जरा कल के नोट्स उतरवाने हैं इससे पूछकर। गेसु हंसकर बोली, उसके पापा से तय कर ले, फिर तू जिंदगी भर सुधा को पाल पोस, मुझे क्या करना है। जब सुधा प्रभा के साथ चली गई तो गेसु ने कामनी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, कंबो रानी, अब तो तुम ही हमारे हिस्से में पड़ी। आओ चलो देखे लता में कुंदरू है। कुंदरू तो नहीं, अब चने का खेत हरिया आया है, कंबू बोली। गृह विज्ञान का पीरियड था और मिस उमालकर पढ़ा रही थी। बीच की कतार की एक बेंच पर कामनी, प्रभा, गेसु और सुधा बैठी थी। हिस्सा बाट अभी तक कायम था, अतः कामनी के बगल में गेसु, गेसु के बगल में प्रभा और प्रभा के बाद बेंच के कोने पर सुधा बैठी थी। मिस उमालकर रोगियों के खान पान के बारे में समझा रही थी। मेज के बगल में पड़ी हुई, हाथ में एक किताब लिए हुए, उसी पर निगाह गड़ाए हुए बोलती जा रही थी। शायद अंग्रेजी की किताब में जो कुछ लिखा हुआ था उसी को हिंदी में उल्था मारते हुए बोलती जा रही थी। आलू एक नुकसानदेह तरकारी है। रोग की हालत में वह खुश्क होता है, गर्म होता है और हजम मुश्किल से होता है। सहसा गेसु ने एकदम बीच से पूछा, गुरुजी, गांधी जी आलू खाते हैं
या नहीं? सभी हंस पड़े। मिस उमालकर ने बहुत गुस्से से गेसु की ओर देखा और डांट कर कहा, व्हाई टॉक आओ गांधी? आई वांट नो पॉलिटिकल डिस्कस इन क्लास। गांधी जी से क्या मतलब? मैं दर्जे में राजनीतिक बहस नहीं करना चाहती। इस पर तो सभी लड़कियों की दबी हुई हंसी फूट पड़ी। मिस उमालकर झल्ला गईं और मेज पर किताब पटकते हुए बोली, साइलेंस। सभी चुप हो गए। उन्होंने फिर पढ़ाना शुरू किया। जिगर के रोगियों के लिए हरी तरकारियां बहुत फायदेमंद होता है। लौकी, पालक और हर किस्म के हरे साग तंदुरुस्ती के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। सासा प्रभा ने कोनी मारकर गेसु से कहा, ले फिर क्या है, निकाल चने का हरा साग, खा खा कर मोटे हो। मिस उमालकर के घंटे में गेसु ने अपने कुर्ते की जेब से बहुत सा साग निकालकर कामनी और प्रभा को दिया। मिस उमालकर अब शक्कर के हाल लाभ बता रही थी। लंबे रोग के बाद रोगी को शक्कर कम देनी चाहिए। दूध या साबुदाने में ताड़ की मिश्री मिला सकते हैं। दूध तो ग्लूकोज के साथ बहुत स्वादिष्ट लगता है। इतने में जब तक सुधा के पास साग पहुंचा कि फौरन मिस उमालकर ने देख लिया। वह समझ गई यह शरारत गेसु की होगी। मिस गेसु, बीमारी की हालत में दूध काहे के साथ स्वादिष्ट लगता है? इतने में सुधा के मुंह से निकला, साग काहे के साथ खाएं? और गेसु ने कहा, नमक के साथ। नमक के साथ। मिस उमालकर ने कहा, बीमारी में दूध नमक के साथ अच्छा लगता है? खड़ी हो, कहाँ था ध्यान तुम्हारा? गेसु सन। मिस उमालकर का चेहरा मारे गुस्से के लाल हो रहा था। क्या बात कर रही थी तुम और सुधा? गेसु सन। अच्छा, तुम लोग क्लास से बाहर जाओ और आज हम तुम्हारे गार्जियन को खत भेजेंगे। चलो जाओ बाहर। सुधा ने कुछ मुस्कुराते हुए प्रभा की ओर देखा और प्रभा हंस दी। गेसु ने देखा कि मिस उमालकर का पारा और भी चढ़ने वाला है, तो वह चुपचाप किताब उठाकर चल दी। सुधा भी पीछे पीछे चल दी। कामनी ने कहा, खत वत भेजती रहना सुधा। और क्लास ठठाकर हंस पड़ी। मिस उमालकर गुस्से से नीली पड़ गई। क्लास अब खत्म होगी और रजिस्टर उठाकर चल दी। गेसु अभी अंदर ही थी कि वह बाहर चली गई और उनकी जरा दूर पहुंचते ही गेसु ने बड़ी अदा से कहा, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। और सारी क्लास फिर हंसी से गूंज उठी। लड़कियां चिड़ियों की तरह फुर्र हो गईं और थोड़ी ही देर में सुधा और गेसु बैडमिंटन के फील्ड के पास वाले छतनार पाकड़ के नीचे लेटी हुई थी। बड़ी खुशनुमा दोपहरी थी। खुशबू से लदे हल्के हल्के झोंके गेसु की ओढ़नी और घरारे की सिलवटों से आंख मिचौली खेल रहे थे। आसमान में कुछ हल्के रुपहले बादल उड़ रहे थे और जमीन पर बादलों की सांवली छायाएं दौड़ रही थी। घास के लंबे चौड़े मैदान पर बादलों की छायाएं का खेल बड़ा मासूम लग रहा था। जितनी दूर तक छां रहती उतनी दूर तक घास का रंग गहरा काही हो जाता था और जहां जहां बादलों से छनकर धूप बरसने लगती थी वहां वहां घास सुनहरे धाने रंग की हो जाती थी। दूर कहीं पर पानी बरसा रहा था और बादल हल्के होकर खरगोश के मासूम स्वच्छंद बच्चों की तरह दौड़ रहे थे। सुधा आंखों पर फाइल की छां किए हुए बादलों की ओर एकटक देख रही थी। गेसु ने उसकी ओर करवट बदली और उसकी बेड़ी में लगे हुए रेशमी फीते को उंगली में उमेटते हुए एक लंबी सी सांस भरकर कहा, बादशाहों की मुअत्तर ख्वाबगाहों में कहाँ, यह मजा जो भीगी भीगी घास पर सोने में है, मुतमाइन बेफिक्र लोगों की हंसी में भी कहाँ, तुल्फ जो एक दूसरे की देख कर रोने में है। सुधा ने बादलों से अपनी निगाह नहीं हटाई, बस एक करुण सपनीली मुस्कुराहट बिखेर कर रह गई। गुनाहों का देवता यहीं पर समाप्त हुआ। अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे। धन्यवाद।